अनुराग भदौरिया जी, इसी के आसपास आप लोग भी लाइन बोलते हैं। क्या आपको लगता है मान, अपमान, सम्मान, कुछ शब्दों के इस्तेमाल, इसी से आप केंद्र सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बना पाएंगे 2024 में, एक नया विमर्श खड़ा कर पाएंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, ये सच है कि भाषा की मर्यादा गिरी है। पहले कम से कम व्यक्तिगत हमले नहीं हुआ करते थे, बट ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी। संस्कृति संस्कार तो उन्होंने ही पैदा किए। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए। राजनीति में कभी इस तरह का नहीं होता था, कभी एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से नहीं होता था, और होना भी नहीं चाहिए। राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि हमारे राजनीति में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। विकास का मुद्दा है, जैसे समाजवादी लोग उठाते हैं, विकास है। समाजवादी हमेशा बेरोजगार, महंगाई पे चर्चा करने की बात करते हैं, कैसे किसान को यहाँ पे इनकम दुगनी हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। भाई, किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहाँ बात कर रही है? एक साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, उसकी एमएसपी को मांग को लेके कहीं उनकी इनकम दुगनी होगी, क्या हो गई? अरे क्या 3 कानून वापस ले लिए भाई सरकार। धरना उन्होंने 3 कानूनों के लिए दिया था अनुराग जी, तीनों कानून वापस ले लिए सरकार ने। कितने लोगों की, किसानों की मौतें हुई, क्या उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी देगी? जिसके लिए आपने कानून बनाया, उस कानून के विरोध में किसान बैठा रहा, फिर कितने किसानों की वहां पे मौतें हुई? क्या उनके परिवार आज तक इस बात को भूल पाएंगे, जिनके घर के किसान, जिनके घर के परिवारों की मौतें हुई हैं? आप दूसरी बात, आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं अनुराग जी, मैं बड़ी दो टूक बात करता हूं। आपने यही सब बातें 2022 में भर भर के बोली। कितनी सीट मिली आपको उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। अच्छा, अब बोली थी या नहीं बोली थी? बेरोजगारी बात बोली थी, विकास समाजवादी पार्टी करती है, ये बोला था। ये बोला था आपने बेरोजगारी है, ये बोला था कि किसानों की मौत हो गई, ये बोला था कि किसानों ने आंदोलन किया, उनको आपने ठंड में छोड़ दिया, तमाम मुद्दे। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं होता, अगर जनता ने आपको बहुमत दे दिया, आपको जिता दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप बेरोजगारी बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो तब भी कहा था इसका आपने, मतलब पर जनता ने उसके बाद भी आपको वोट नहीं दिया था। महंगाई बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम चुनाव जीत गए इसलिए महंगाई की कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दो, हम चुनाव जीत गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रुपया कितना भी पतला हो जाए, हम चुनाव जीत गए। इसका मतलब यह है कि अब जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए, सवाल इसी बात का है, चुनाव जीतना अगर पैमाना हो जाए तो इसके पहले चुनाव तो आते जाते रहते हैं ना। वही तो कहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी। इनको 2 शेर में हम सुना दूं, कहते थे कहां तो हर घर, यूं तो कहा गया था हर घर में चिराग, और कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। चलिए थोड़ी शेर की प्रैक्टिस और कर लीजिए अनुराग भाई, लाइटर नोट में बोल रहा हूँ। नहीं, क्यों, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए। हाँ, हर एक घर के लिए, हर एक घर भी शहर के लिए। नहीं, कहां शहर के लिए? तो मैं कह तो रहा हूं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जरूरत हो, हम तो समय आपका कम होता है, ज्यादा समय डाले, इसलिए हमने कहा। कहते हैं ना कि यहाँ पे तो सर से सीने तक, पेट से पांव तक एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है, पूरे शरीर में दर्द हो, चारों तरफ महंगाई बेरोजगारी की मार हो, चारों तरफ एक हाहाकार का माहौल हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं। मैंने कहा था कि यही मुद्दे चिल्ला चिल्ला के आपने 2022 में उठाए थे, जीते क्या आप? फिर वही बात आ गई चुनाव पे। चलिए आएंगे, मैंने बहुत वक्त दे दिया। मैं के शर्मा जी से शुरुआत करता हूँ। के शर्मा जी, आपकी पार्टी का भी इतिहास है और आपके बड़े नेताओं का भी इतिहास है, जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं या उनके परिवार वालों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। अब प्रधानमंत्री के लिए हो रही है तो आपत्ति क्या है? हालांकि मेरा मानना है किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। नहीं दीपक जी, थोड़ी सी मुझे लगता है कि राजनीतिक याददाश्त जो है अनुराग जी की कम हो गई, क्योंकि इनको याद ही नहीं रहा इस बात की कि मौत का सौदागर 2014 के बाद नहीं बोला गया था। मौत का सौदागर विधानसभा चुनाव जब था गुजरात में और नरेंद्र मोदी जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, तो सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी वहाँ से। तो ये शुरुआत जो है इस तरह से है। और दूसरी बात कि इस तरह के अपमानजनक शब्दों को जो उपयोग किया जाता है, और वो भी देश के एक प्रधानमंत्री के लिए उपयोग जब करते हैं आप, देश के प्रधानमंत्री एक संस्था हैं, देश के प्रधानमंत्री विश्व में आज सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। आज एक संस्था के प्रति जब इस तरह, मेरे पास ये लिस्ट है, मैं 100 से ज़्यादा आपको बता सकता हूं कि किस तरह कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। आपको याद होगा कि चाय बेचने वाला किसने कहा, ये 2013 में कहा गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, और हमने नहीं कहा था, ये कांग्रेस के एक बड़े प्रसिद्ध नेता ने कहा, नीच कहा, गंवार कहा। मतलब
हाँ, यानी एक चीजें नहीं, लगातार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों का से नवाजा गया और इस तरह से अपमानित करने की कोशिश की, और आज भी हो रहा है। अभी आप देखे होंगे गुजरात चुनाव में कोई रावण कह रहा है, कोई औकात दिखा देंगे, कोई क्या कर देंगे, ये सारे शब्दावली का प्रयोग होता है। अच्छी बात है, आप इस तरह के आप अपने देखिए, ये केवल इसलिए नहीं है, ये कौन व्यक्ति बोलता है इसका प्रमुख नहीं है, मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं ये विषय नहीं है। ये आपके उस कैरेक्टर को दिखलाता है, उस चरित्र को दिखलाता है कि जब आप हताश निराश हो जाते हैं, जब बुरी तरह से आप बौखला जाते हैं, तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस तरह के अपशब्द और इस तरह की बातें कहने लगते हैं, और इसके बाद उसका परिणाम भी आता है, जनता उसका परिणाम भी देती है। अभी अभी अनुराग जी कह रहे थे एक चुनाव, अरे साहब 4 चुनाव हारे हो आप, 2 लोकसभा के चुनाव हार गए, 2 विधानसभा हार गए, और यही सब गाते रहे, और यही सब जो आपका टेप रिकॉर्ड रेगुलर चलता रहा, लेकिन जमीन पर आप कुछ नहीं करते। जमीन पर तो आपको रामचरितमानस पढ़ना, रामचरितमानस पे आग लगाना है, तो आपका काम जमीन पर कुछ है। टीवी पे बैठ के आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, एक प्रदर्शन बताइए जो आपने किया, कुछ नहीं। वहां जमीन पर आपको यही काम करना है कि कैसे जाति जहर बोया जाए, किस ढंग से वहां पर जहर। अनुराग भाई, आपके वक्त के बिल्कुल खामोश रहे थे, प्लीज हम सम्मान के साथ बात करें। मैं सबको पूरा वक्त देता हूँ, बहस में मेरे पास 4 टोके में बहुत वक्त है। कंक्लूड करिए के जी अपनी बात। ये कहने के लिए समाजवादी पार्टी हो या विरोधी पार्टी, विपक्ष पार्टी हो, हम तो कहते हैं आप आओ ना, मुद्दे पर लड़ो ना, विकास के डेवलपमेंट की बातें करो, आओ आप इसकी बहस करो, आप इस पे चर्चा करो, लेकिन जमीन आपकी क्या है? जमीन तो यही है, यही सब करके आप जाति का जहर बांट रहे हैं, कहीं ये फाड़ रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ नहीं, कि राहुल गांधी जी ये ऊपर जब तक इस तरह की अनुमति नहीं होगी तब तक नीचे की ये बातें आएंगी नहीं। और आपको पता है कि आप बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं प्रधानमंत्री जी को। इवन आप सोचो, राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, किस ढंग से निरंजन चौधरी जी ने अपमानित किया, राष्ट्रपति बोल के। अरे आश्चर्य होता है कि जबान नहीं फिसलती है दीपक जी। ठीक है, ये जो है मन में जो द्वेष है, जो एक तरह का विद्वेष है कि गरीब परिवार का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया, चाय बेचने वाला का बेटा कैसे बन गया, एक गरीब आदिवासी महिला जो है देश की राष्ट्रपति कैसे बन गई, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, क्या बर्दाश्त से बाहर है? इसको हम सेकंड फेज में ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम सेकंड फेज में ले जाएंगे, क्योंकि क्या बर्दाश्त से बाहर हो रहा, बर्दाश्त से बाहर हो रही ये चीजें, सत्ता से लगातार बाहर रहना कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को। कुछ सवाल मुझको सोशल मीडिया पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसके कारण ये रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन रोहन गुप्ता जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, उम्मीद करता हूं रोहन भाई हमेशा की तरह सीधा ही जवाब देंगे। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो उन्होंने कहा कि मैं नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आ रहा हूं। तो फिर कांग्रेस ने एकाएक उसके तुरंत बाद अपमान की दुकान क्यों खोल दी? देखिए दीपक भाई, जो अभी डिबेट हो रही थी, अभी के शर्मा जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आज देश में महंगाई नहीं है? जो आरबीआई की जो रेंज है 6% तक की महंगाई दर होनी चाहिए, करीब 2-1.5 साल से ये महंगाई दर 6% से ऊपर है। आरबीआई हर तिमाही पे रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे घर की जो लोन है, होम लोन वाले, उनके ऊपर और मार पड़ती है। तो क्या ये महंगाई का पैमाना नहीं? और अगर उनको महंगाई कम करनी हो, आप भी जानते हैं दीपक भाई, जो इकोनॉमी का थोड़ा आप भी नॉलेज रखते हैं, कि अगर पेट्रोल और डीजल के आप रेट कम करते हैं, इमीडिएटली इन्फ्लेशन की रेट कम आती है। तब इनकी मुंह में क्यों दही जम जाता है? तब तो आप कोई बात नहीं करते हो। बेरोजगारी की हम बात करें, पूरे जो आंकड़े हमारे नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज दे रही है, 45 साल का जो महंगाई का सबसे ज्यादा दर हो रहा है, फिर भी आप लोग चुप बैठे हैं। और दीपक भाई, आपने कहा चुनाव जीतते हैं, आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में शमशान कब्रिस्तान की बात हो, कोई भी चुनाव देख लीजिए, 2 ही मुद्दे पे ये लोग चुनाव, धार्मिक भावनाओं को भड़काना और इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है उसके मुद्दे, ये 2 मुद्दों के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा है। अगर जनता की उनको फिक्र होती, सेंसिटिविटी होती, तो जो एड्रेस मुद्दे करने चाहिए जनता के वो करते। क्यों हिंदू मुसलमान पे इनको चुनाव लड़ना पड़ता है? क्यों महंगाई और बेरोजगारी के सामने ये लोग लड़के नहीं आते कि हम लड़ने को तैयार है? क्यों छोटे उद्योगपतियों के लिए लोग बात करने को तैयार नहीं? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन धर्म की जो राजनीति है बंद हो गई, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। 9 साल में आप देख के लेकर जो अभी कौभांड चल रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन इन्होंने पहले ही लोग वेव ऑफ और रिटर्न ऑफ में कंफ्यूजन करे थे, वो भी आंकड़े आ गए कि 10 लाख करोड़ के इनके जो साथियों के लोन माफ किए हैं, आज वो पैसा जनता की जेब से जाता है। देखिए दीपक भाई, कॉस्ट तो कहीं से जाता है। ठीक है।